श्वास जन्म के साथ उपहार में मिलती है और मृत्यु के समय हमसे छिन जाती है। श्वास का हमारे स्वास्थ्य से, हमारे मन से, चिंताओं से, मन के शांत होने अशांत होने से, भावनाओं से बहुत गहरा संबंध है। ध्यान अध्यात्म में बहुत बड़ी बातें की जाती हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। लेकिन जो गहराई से जानता है या एक योगी, वो शुरुआत श्वास के ऊपर काम करने से करता है। हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, इन धर्मों में श्वास के ऊपर तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। खास तौर पे योग में अगर श्वास का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाए तो योग की ज्यादातर विधियों में कोई अर्थ नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक मानता है, अगर वो ये जानता भी ना हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अगर वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं श्वास कैसे लेता हूँ, मेरी श्वास का रिदम कैसा है, तो उस व्यक्ति के पास वो अनिवार्य क्वालिफिकेशन, योग्यता है जिसके बिना इन विषयों को गहराई से जाना ही नहीं जा सकता। अगर उस व्यक्ति की श्वास का जो रिदम है वो ठीक वैसा ही है जैसा रिदम वो बचपन में लेकर पैदा हुआ था, वो जो लयबद्ध श्वास लेना है, अगर वो क्वालिटी तुम्हारे पास है तो ध्यान तुम्हारे जीवन में अब तक तो उतर चुका होगा। क्योंकि जो गहरी लयबद्ध श्वास है वो मन को स्थिर और शांत कर देती है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ये ज्ञान आया ही नहीं। उन्हें सीधा ध्यान करने के लिए कहा जाता है। ज्यादातर लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो उनके शरीर को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो पाती। और जब एक व्यक्ति तनाव में होता है, जब उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, नफरत से भरा होता है, तो वो शैलो ब्रीदिंग करता है, बहुत कम गहरी श्वास लेता है और फिर उसे कहा जाता है गहरी श्वास लो। और गहरी श्वास मन की अवस्था में बदलाव कर देती है। अब गहरी श्वास में विचारों की जो मात्रा है वो बहुत कम होने लगती है, क्योंकि विचार जो है वो शक्ति पैदा करते हैं। अब विचार कैसे भी हो सकते हैं। अब विचारों की शक्ति अगर चिंता से भरी है तो वो हृदय की गति को भी बढ़ा सकते हैं। अगर श्वास का जो रिदम है वो बहुत गहरा चल रहा है, जैसा बचपन में चला करता था, तो विचारों की मात्रा बहुत कम होने लगती है। ऋषि पतंजलि का यही तो मकसद है, टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ माइंड। मन को कैसे स्थिर किया जाए। अब कुछ लोगों ने दिमाग में ये बिठा रखा है कि ध्यान में मन की स्थिरता हासिल होगी। हाँ, हो सकती है, लेकिन स्थिरता अगर पहले ही हासिल कर ली जाए जीवन में कुछ बदलाव करके, तो ध्यान में विश्राम किया जा सकता है। ध्यान तो जागते हुए सोना है। अब हमने ये जान लिया कि गहरी श्वास लेने से कितना ज्यादा लाभ है। कुछ लोग करने भी लग जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक ड्यूटी की तरह करेंगे। लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये बहुत छोटी बात है कि जब तुम्हें तनाव हो तब तुम गहरी श्वास लो और तनाव दूर हो जाए। लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ कि ये जो श्वास का रिदम है ये प्राकृतिक रूप से गहरा चलता रहे, तो उसके लिए क्या योग में कुछ ऐसे अभ्यास हैं? तो मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ। इसका एक और कारण भी है। अगर तुम्हारे पास गहरी श्वास लेने की क्षमता नहीं है तो मैं तुम्हें प्राणायाम कभी नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं तुम्हें कहूँगा प्राणायाम में गहरी श्वास लेने के लिए। अगर तुम्हारी श्वास छाती में ही अटक जाएगी, अगर तुम श्वास ही कम गहरी लेते हो, तो प्राणायाम कभी हो ही नहीं सकेगा। उससे तो और मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। तो पहले तो हमें ये सुधार करना पड़ेगा। इसके लाभ तुम्हें बहुत से प्राप्त होंगे। पहला तो ये है कि मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होगा
जो तुम बोलते हो, बातचीत करते हो, उसमें भी एक ठहराव आएगा। क्योंकि बोलचाल में ठहराव तब ही आता है जब कहीं ना कहीं मन शांत हो, और मन के शांत होने से श्वास का बहुत गहरा संबंध है। तुम्हें शायद याद होगा, हमने एक प्रयोग किया था, 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, जब हम ज़ेन योगा पढ़ रहे थे। तुम इस प्रयोग को दूसरा स्टेप मान सकते हो, और ये ज़ेन योगा के प्रयोग से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होगा। क्योंकि इसमें मैं 2 रूप की बात करूँगा, बेसिक से एडवांस की ओर। और इस प्रयोग का अगर हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाकर अभ्यास करेंगे तो ये बहुत प्रभावशाली होगा। तो ये प्रयोग करना कैसे है, इसके प्रति कौन सी सावधानियां ध्यान में रखनी है, और हमारे भीतर के कुछ ऐसे ऑर्गन्स की बात करूंगा जो इस अभ्यास को करने में सहायक होते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रक्त को शुद्ध करता है, प्योरीफाई करता है। हमारा हृदय धड़कता है, रक्त बनता है। उसी रक्त को नसों के द्वारा लंग्स में, फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। और जब हम श्वास भरते हैं, उस श्वास में जो ऑक्सीजन के तत्व हैं वो उस रक्त को शुद्ध कर देते हैं, और उस शुद्ध किए गए रक्त को फिर से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर को प्राप्त होगी उतनी ज़्यादा बीमारियों से लड़ने की शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अब मेरे सामने कठिनाई तुम्हें प्राणायाम करवाने में ये है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ कोनों तक श्वास पहुंच ही नहीं पा रही, शरीर को उस हद तक हिलाया नहीं गया, तो वो प्राणायाम भी ठीक वैसे ही करेगा, थोड़ी सी कम क्षमता के हिसाब से। थोड़ा सा स्पष्ट और कहूँ तो प्राणायाम को सही अर्थों में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इस रिदम को ना ठीक किया जाए। तो इस रिदम को ठीक करने के लिए हमें एक और ऑर्गन को समझना पड़ेगा, वो है डायाफ्राम। इसे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रिदम बिगड़ कैसे गया। इसके 2 कारण हैं, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। साइकोलॉजिकल कारण ये है, जब एक बच्चे का सामना तनाव से होता है या वो अपने आसपास के तनाव भरे माहौल से प्रभावित होता है, या बचपन में उसके भीतर कुछ डर बैठा दिए जाते हैं, और जीवन में बहुत सा तनाव है क्योंकि हमारे ऋषियों के ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो श्वास के गलत रिदम का अभ्यास होना शुरू हो जाता है। और फिजिकल कारण ये है कि हमें उठने बैठने का तरीका नहीं है, कैसे ही पड़े रहते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बूढ़े होते तक थोड़ा सा झुक के चलना शुरू कर देते हैं। शरीर किसी भी रूप में ढलने लगता है, जैसी तुम्हारी जीवनचर्या होगी, जैसी आदतें होंगी, उस हिसाब से। तो बहुत कुछ बदलना पड़ता है इस रास्ते पे। तो हम बात कर रहे थे कि डायाफ्राम क्या है। देखिए, हम श्वास को भीतर खींच लेते हैं वैक्यूम की तरह, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर धकेल देते हैं। इसमें जो ऑर्गन काम करता है वो है डायाफ्राम। जैसे अगर हम कुछ ऐसा अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, कसरत करते हैं, तो शरीर मजबूत होने लगता है। तो ऐसे ही कुछ अभ्यास हैं योग में जो डायाफ्राम को मजबूत करते हैं, ताकि श्वास और गहरी ली जा सके और प्राकृतिक रूप से हो। हमें करना ना हो, ये हमारा स्वभाव ही हो जाए। अब कम गहरी श्वास लेना भी तो एक स्वभाव बन गया है। तो इस प्रयोग को करना कैसे है वो समझ लेते हैं। कुछ बातें मैं समझाने लगा हूँ, उन बातों को ध्यान से समझना है ताकि इस प्रयोग को अच्छे से किया जा सके। इस प्रयोग को 2 तरीकों से किया जा सकता है। तुम चाहो तो अभी भी कर सकते हो, या तो लेटकर किया जा सकता है, जो मैं पहले एक बार करवा चुका हूँ। आज हम बैठकर, या कोई अगर चाहे तो खड़े होकर कर सकता है। लेकिन इसमें पोस्चर, बैठने का तरीका, और कैसे अपने शरीर को रिलैक्स करना है, अपने शरीर को अलाइन करना है कि जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें रीढ़ सीधी रखनी होती है,
अब कुछ लोगों को झुक के बैठने की आदत है। गहरी श्वास लेना तो दूर, श्वास कहीं ना कहीं तो अटक ही जाती होगी। देखिए, ये जो रीढ़ का सीधा ना होना, हमारा जो स्ट्रक्चर है, हड्डियों का ढांचा है, वो सीधा ना होना, उसके पीछे बहुत से कारण हैं। उसके लिए योग में एक बहुत अच्छा आसन है। मैं खुद वो आसन करता हूँ। उस आसन का नाम है सूर्य नमस्कार। उसमें बहुत से आसन कंबाइन किए गए हैं, जिसमें पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तुम ये स्वामी रामदेव की वीडियो से देख लेना, वो अच्छा सिखाते हैं। उससे तुम्हारे ये जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो सीधा होने लगेगा। ये मैं अपने अनुभव से तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ सावधानियां हैं, तो वो तुम ज़रूर देख लेना। तो इस प्रयोग में तुम्हें कंधों का यानी शोल्डर्स का और छाती का इस्तेमाल नहीं करना है। श्वास लेने में तुम्हारा ध्यान नाभि के ऊपर होना चाहिए। तुम चाहो तो अपना एक हाथ नाभि के ऊपर रख सकते हो। अब तुम्हें अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है। ऐसे रीढ़ सीधी रहेगी, लेकिन शरीर को इतना रिलैक्स छोड़ देना है। अब शायद से ये प्रयोग करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आए। अब समझो कि तुम्हारा जो पेट है वो एक गुब्बारे की तरह है। तुम्हें उसे फुलाना है और खाली करना है। इस कल्पना से तुम्हें ये प्रयोग करने में आसानी होगी। इस प्रयोग को करने में तुम्हें कठिनाई तब आएगी अगर तुमने अपने शरीर को रिलैक्स नहीं छोड़ा होगा, या फिर तुम अच्छे से नहीं बैठे होंगे। अब इस अभ्यास में तुम्हें ख्याल इस बात का भी रखना है कि श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए तुम्हारे कंधे और छाती में कोई हलचल ना हो, क्योंकि अगर श्वास छाती से ही वापस चली जाएगी तो ये कम गहरी श्वास होगी। ऐसी श्वास तनाव में चलती है, और जो ये गहरी श्वास है ये ध्यान में चलती है। या तुम ये कभी नोटिस करना, जब तुम एकदम खुश हो, प्रसन्न हो, तब ये गहरी श्वास चलती है। इस अभ्यास से विचारों की जो मात्रा है वो बहुत कम होगी, तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ कम होगी, मन स्थिर होगा, और इससे तुम भावनाओं पे कहीं ज्यादा नियंत्रण रख पाओगे। अब इस अभ्यास को करने से तुम्हें कुछ अनुभव भी प्राप्त होंगे। हो सकता है तुम्हारा अनुभव कुछ अच्छा ना हो या फिर बहुत अच्छा हो। तुम्हें कैसा भी अनुभव हो, जैसा भी, शायद वो कोई सवाल हो सकता है, या कुछ लोगों को तो ऐसा होगा कि वो हाइपर वेंटिलेशन में चले जाएंगे। अभी शरीर को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की आदत नहीं है, तो उससे हो सकता है थकावट महसूस हो, बहुत सी बातें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा अनुभव होना ज़रूरी है, चाहे वो कैसा भी हो। उस प्राप्त हुए अनुभव को तुम्हें इस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। तुम्हारे उन सवालों के आधार पे मैं इस अभ्यास का एक एडवांस वर्जन भी तुम्हें दूंगा, जिससे हम उन कठिनाइयों को दूर करेंगे जो तुम्हें इस प्रयोग को करते वक्त आएंगी। और तुम्हारी उन दिक्कतों, परेशानियों का सलूशन मेरे पास पहले ही है, जो तुम्हारे सवालों के आधार पे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बता पाऊंगा। उन बातों का जिक्र मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को अभी बता दूँ, वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं, और इस प्रयोग को करते हुए वही तुम्हारे दिमाग में घूमने लगे। और अगर नहीं भी परेशानी पैदा होनी थी, फिर भी हो जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तुम्हें अपने खुद के अनुभव प्राप्त होना ज़रूरी है, तो हम और भी बेहतर ढंग से इस प्रयोग को कर सकते हैं। तुम चाहो तो इस प्रयोग को एक और भी ढंग से कर सकते हो, जिसकी मैंने बात एक और वीडियो में की थी। उस वीडियो के लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम चाहो तो वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो, और जो भी तुम्हें अनुभव प्राप्त होंगे वो आधार बनेंगे प्राणायाम जैसी बड़ी साधना करने में। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं, तुम्हें ये प्रयोग करके देखना है, उससे अनुभव प्राप्त होंगे। उन अनुभवों से हम इस प्रयोग को एक और ही एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद लगेगी। तो आज यही समाप्त करते हैं, और बाकी तुम्हें पता है कि क्या करना है।